हाँ भाई, तो हमारा 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने उन क्वेश्चंस को देखा होगा। अभी जो करने वाले हैं हम पॉल साइंस के हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ मैं। पॉल साइंस के भी 15 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने उन 15 क्वेश्चंस तक देख लिया होगा। अभी हम 15 क्वेश्चंस से आगे 16 से लेकर लगभग 100 क्वेश्चंस करेंगे आज इस वीडियो में। 100 क्वेश्चंस के आसपास तक मैं करवाने वाला हूँ। तो आप सभी ध्यान से बहुत अच्छे से देखोगे क्योंकि हमारा रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है इन वीडियोस में। और जो भी लास्ट टाइम हमने करवाया, लास्ट ईयर करवाया है, उन्हीं से क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। तो उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से देखोगे और एंड तक देखोगे क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके एग्जाम के पर्पज। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और इस सीरीज का जो 1000 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसमें 100 क्वेश्चन हिस्ट्री का हो चुका है और पॉल साइंस का भी। आप सोच रहे होगे कि इनको आप पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे पा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर आप इजिली इसको एसेस कर सकते हो। तो नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार किस पर आधारित था? पहला क्वेश्चन है हमारा। नेहरू जो थे उनका राष्ट्रवाद का विचारधारा किस चीज पर आधारित था? उग्र राष्ट्रवाद। तो देखो, नेहरू उग्र राष्ट्रवाद नहीं थे, तो ए ऑप्शन में नहीं आएगा। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। सांस्कृतिक बहुलवाद में विश्वास रखते थे, स्वनिर्धारण का अधिकार था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषी सार्वभौमवाद, मतलब बी, सी और डी में विश्वास करते थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर किसके माध्यम से भारत का हिस्सा बना? अधिमिलन पत्र, आज्ञा पत्र, जम्मू और कश्मीर शांति समझौता या फिर जनमत संग्रह। अधिमिलन पत्र जो है हमारा, ये होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, हिंदी में नहीं सुना हो, या फिर इसको बोला जाता है विलय पत्र। इसके द्वारा इसको भारत में शामिल किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को अधिमिलन पत्र या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बोला जाता है। इसके द्वारा जम्मू कश्मीर भारत में शामिल होता है। 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो जब ये 1956 का अधिनियम पारित हुआ था, उस समय कुल 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। कितने? 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, 1953 में एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। इन्होंने 55 में रिपोर्ट सौंपा और 56 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया और वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन गया 1956 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और उस समय कितने यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे? 6। अगला क्वेश्चन है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसमें अंतर्निहित सिद्धांतों को प्रदान किया गया। जो संविधान सभा ने संविधान को तैयार करने का कार्य पूरा किया, उसका आधार पर था। किसके आधार पर? कार्यकारी निर्देशन, आदेश, दिशा निर्देशन या फिर उद्देश्य प्रस्ताव। तो इसका आंसर है भाई उद्देश्य प्रस्ताव, जो इन्होंने पेश किया था 13 दिसंबर 1946, जब तीसरी बैठक थी, थर्ड बैठक थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की तीसरी बैठक में इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उसी के आधार पर संविधान सभा ने संविधान को तैयार किया। जवाहरलाल नेहरू के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेता 2 पूर्ण कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने? तो अभी के प्रधानमंत्री जो है भाई नरेंद्र मोदी, यही ऐसा मुकाम हासिल कर पाए हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर विधानसभा के लिए पहला चुनाव कब आयोजित किया गया था? तो जम्मू कश्मीर जानते हैं आप भारत के नॉर्दर्न हिस्से में है और सबसे ज्यादा ऐसा हिस्सा है जहां पर युद्ध चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है, अलगाववाद है। तो वहां पर विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? यहाँ पे इलेक्शन हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 1955, 56, 57 और 58। तो इसका आंसर है भाई 1957। 1957 जब सेकेंड जनरल इलेक्शन हो रहा था, उसी के दौरान यहाँ पर भी इलेक्शन हुआ और इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान इनका अलग था और वो आर्टिकल था आपका 370 के तहत इसको एक अलग स्टेटस दिया गया था। 1948 में नियुक्त आर आयोग ने भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए किस दृष्टिकोण की सिफारिश की थी? सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाने के लिए भाषाई आधार पर राज्य स्थापित करना या फिर भाषाई पुनर्गठन पर प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता देना
केवल आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए नए राज्य की स्थापना करना या फिर धार्मिक जनसांख्यिकी के आधार पर राज्यों को विभाजित करना। तो इनका था भाई कि भाषाई के आधार पर राज्य स्थापित करने की बजाय प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता देना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाषा के आधार पर बनने वाला वह राज्य कौन सा था? पहला, सबसे फर्स्ट राज्य कौन था? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसे श्री रामुलु पोट्टी, श्री रामुलु जो कि कांग्रेस के एक नेता थे, और वहां पे इन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन किया था। 57-58 डेज तक उन्होंने भूख हड़ताल की थी। उस भूख हड़ताल के बाद इनका देहांत हो गया और उसी की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या कर दिया? अलग राज्य बना दिया, आंध्र प्रदेश। भारतीय राज्यों के पुनर्गठन में किस कारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भाषा विविधता, धार्मिक एकरूपता, आर्थिक विकास या फिर जाति आधारित जनसंख्या की? तो भाषा विविधता ने इसमें काफी योगदान निभाया है, जो जिस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता का कारण है? जातिवाद, उग्र सुधारवाद, धर्म या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे मतलब पाकिस्तान और चाइना की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्दे। स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की प्रारंभिक मांग का मुख्य कारण क्या था? भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया जाना था, उनका प्रारंभिक मांग क्या था? प्रशासनिक दक्षता और संसाधन वितरण सुनिश्चित करना, क्षेत्रों के भीतर भाषाई पहचान को पहचानना और संरक्षित करना, विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? भाषाई पहचान को पहचानना और उसे संरक्षित करना, उसे बचाना, यही इनका मोटिव था, सो दैट कि ये जो अपना लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को बचाकर आगे तक ले जा सके। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में जनसंघर्ष का नेतृत्व किस पार्टी ने किया था? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो माओवादी थे, नेपाली कांग्रेस पार्टी या फिर 7 पार्टी अलायंस या फिर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी? तो वहां पर 7 पार्टी अलायंस बनाया गया था और 7 पार्टी अलायंस की वजह से ही वहां पर जो संघर्ष था वो बहुत ज्यादा उग्र रहा था। तो नेपाल में जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और कुल मिला के 7 पार्टी अलायंस बनाया गया था और उन 7 पार्टी अलायंस ने मिलकर वहां पर जनसंघर्ष किया और आंदोलन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 पार्टी अलायंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिटिश भारतीय प्रांत का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता था? राजकुमार, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश नागरिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए 2 प्रकार के होते थे, एक होता था ब्रिटिश प्रांत जिसको प्रांत बोलते थे और दूसरे को बोलते थे रजवाड़े। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है रजवाड़े, तो जहां पर राजकुमार या फिर राजा और राज किया करते थे, वहीं पर प्रांत जो था उसका डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश सरकार के अधीन था और यहाँ पर जो भी कानून होता था, कानून व्यवस्था या फिर टैक्स वसूला जाता था, वो सारा काम ब्रिटिश सरकार का हुआ करता था, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? मतलब भारत और रूस के बीच जो भी सम्मेलन होता है उसका क्या पर्पस होता है? व्यापार बाधाओं को कम करना, राजनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना, पर्यटन को बढ़ावा देना या फिर सांस्कृतिक गतिविधियों को विनियमित करना? आंसर इसका सिंपल आप देख रहे हैं, राजनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि भारत और रूस हमेशा से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और एक दूसरे को हर चीज में मदद करते रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या फिर रक्षा के लिए हो, डिफेंस के लिए। अगला क्वेश्चन है 90 के दशक मतलब 1990s के आसपास भारत यह राजनीतिक को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे? तो ऑप्शंस आपके पास हैं, देख सकते हो आप, ये ऑप्शंस हैं, मंडल आयोग की सिफारिश लागू करना या फिर राजनीतिक में एक दल के प्रभुत्व की समाप्ति या फिर नई उदारवादी आर्थिक नीतियों का विस्तार या फिर राजीव गांधी की हत्या। तो देखो इनको सीरीज में लगाना है आपको कि राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी या फिर मंडल आयोग कब आया था या फिर नई उदारवादी नीति कब आई थी, तो उनको सीरीज में लगाना है। तो जैसा कि आपको पता है कि मंडल आयोग की सिफारिश जो थी 1990 में थी, तो सबसे पहले पे तो ए आना चाहिए जो कि ऑप्शन ए में है, सिर्फ ए बी टी और फिर सी, 4th नंबर पे सी आएगा। क्यों? क्योंकि ये 1991 में हुआ था और उससे पहले 1990 के बाद आपका राजनीतिक में एक दल के प्रभुत्व की समाप्ति हो गई थी और राजीव गांधी की हत्या हुई उसके बाद, और देन
उदारवादी नीति जो लागू किया गया था, एलपीजी के नाम से भी जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से। अगला क्वेश्चन है 1936 में बी आर अम्बेडकर ने बॉम्बे प्रांत के चुनावों में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया। एक राजनीतिक दल का गठन किया, उस दल का क्या नाम था? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, बैकवर्ड पीपल एसोसिएशन, या फिर पिछड़ा वर्ग, या फिर स्वतंत्र दलित आंदोलन, या फिर इंडिपेंडेंट पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो ऑप्शन डी इज द राइट। ये 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, और इन्होंने 1936 में जब स्थापना करी तो ये केवल दलितों या अछूतों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय श्रमिकों और मजदूरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनका उद्देश्य था कि जो भी भाई जो ये लोग हैं, दलित हैं, इन सब पर ध्यान ना करके जो लेबर है, जो लेबर क्लास है, श्रमिक वर्ग है, उस वर्ग पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ऐसा मानना था किसका? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसकी स्थापना 1936 में किया था बी आर अम्बेडकर ने। स्वतंत्र पार्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में सी राजगोपालाचारी के द्वारा हुआ था, 1959। तो यहां पर आप देख रहे हो 1969 है, तो ये ऑप्शन तो गलत। यह पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखे, इसे गुटनिरपेक्ष की राजनीति का समर्थन किया। यह पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर किए जा रहे कराधान की विरोधी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये विरोधी थी, आर्थिक रूप से कमजोरों के हित नहीं, ये चाहती थी कैपिटलिज्म को फॉलो करती थी, इसलिए आंसर डी हमारा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यूएसएसआर के विघटन के बाद रूस और भारत विश्व व्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण साझा करते थे? एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय या फिर व्यापक? तो देखो, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ 1991 में, इस समय किसका अंत हो गया? दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। तो अब दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, तो इनका मानना था कि दुनिया एक ध्रुवीय ना बन जाए, मतलब यूएसए का ही वर्चस्व ना हो जाए, इसीलिए वो मल्टीपोलर, बहुध्रुवीय राष्ट्र या फिर बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना करने की चाहत रखते थे रूस और भारत। इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की थी? देखो, इंदिरा गांधी जो थी वो 1972 के इलेक्शन में जीतती हैं, 67 के बाद अगला इलेक्शन 72 में होता है और इस इलेक्शन में जीतती है, लेकिन 1975 के आसपास इनकी पात्रता रद्द कर दी जाती है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, और उसी समय इन्होंने क्या किया, 1975 से लेकर 77 तक आपातकाल की घोषणा की थी। लगभग 18 महीने तक ये आपातकाल चला था, 18 मंथ्स। और इसका आर्टिकल क्या होता है भाई, ये याद रखना है, आर्टिकल 352, 356 और 360। तो देखो, ये 352 जो है, ये होता है नेशनल इमरजेंसी जो लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ये होता है स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। और ये होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, याद रखना है। चीन के स्टिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के विरुद्ध भारत की जवाबी राजनीति को क्या नाम दिया गया? जो चीन की ये पॉलिसी है पर्ल्स वाली, उसके खिलाफ इन्होंने कौन सी उस चीज को अपनाया? एक सेकेंड। नेकलेस ऑफ डायमंड्स, नेकलेस ऑफ कार्ड्स, नेकलेस ऑफ प्लेटिनम, या फिर नेकलेस ऑफ पर्ल्स। तो ये जो अपनाया गया था भारत का जो रणनीति था, वो था नेकलेस ऑफ डायमंड्स। नेकलेस ऑफ डायमंड्स इसलिए अपनाया गया था क्योंकि वहां पर बेसिकली जो चीजें थी वो नौसैनिक ठिकानों और इस टाइप की चीजों से वो था। डायमंड्स का मतलब होता है हिंद महासागर के क्षेत्र में जो भारत अपना पूरा वर्चस्व जमाना चाहता था, नेटवर्क विकसित करना चाहता था, उसी को नेकलेस ऑफ डायमंड्स कहा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों का सही ढंग से मिलान कीजिए। ऑप्शंस हैं बिहार अकाल, चरण सिंह, वर्गीस कुरियन, पीसी महालनोबिस। आप लोगों ने इनमें से कुछ लोगों का नाम सुना होगा, जैसे वर्गीस कुरियन, या फिर बिहार अकाल, या फिर पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस किस लिए फेमस थे? वर्गीस कुरियन किस लिए फेमस थे? तो दुग्ध सहकारी, ए का फर्स्ट जो है वो क्या है? दुग्ध सहकारी, और ये ठीक है, ए का फर्स्ट हमारा हो गया। चरण सिंह क्या थे? किसान थे, बी का सेकंड। तो देखो, ए का फर्स्ट और बी का सेकंड, तो ऑप्शन सी या फिर डी में से होगा।
अब देखो बिहार अकाल या फिर पीसी महाल नोविस, पीसी महाल नोविस, तो सी का 3rd और डी का 4, ये आंसर आपका डी हो गया। 36 का क्या है आंसर आपका? 36 का आंसर नंबर डी, क्योंकि यही मैच कर पा रहा है। पीसी महाल नोविस जो थे औद्योगिकरण के लिए फेमस थे, और बिहार अकाल जो था जोनिंग के आधार पर हुआ था। 2009 में भारत में आयोजित लोकसभा चुनाव था, कौन सा नंबर का लोकसभा चुनाव था? 2009 में जो आयोजित हुआ उस चुनाव को कौन सा नंबर दिया गया? तो वो था भाई 15वां, 75th ईयर मना रहे हैं ना हम लोग, ऐसा कुछ 75 ईयर्स ऑफ, और ये 15वां था, याद रखना है। तो टोटल इस टाइम तक 15 लोकसभा चुनाव हो चुके थे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित नागरिक समाज में समूहों के प्रकारों और उनके प्राथमिक केंद्र क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए। मतलब स्वास्थ्य वकालत समूह कौन से हो सकते हैं, मानव अधिकार संगठन कौन से होते हैं? देखो मानव अधिकार संगठन, ये आप सभी को पता होगा कि मानव अधिकार संगठन मौलिक अधिकारों को संरक्षण करते हैं और संवर्धन की समर्थन करते हैं, तो 4th का डी होना चाहिए। अब देखो स्वास्थ्य वकालत जो स्वास्थ्य के बारे में, तो ए का फर्स्ट का बी, तो फर्स्ट का बी आपका इसमें है सिर्फ, और 4th का डी भी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट। आपको इसी तरीके से इसको मैच करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, दुनिया भर में शरणार्थियों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से जिम्मेदार है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक मतलब यूनेस्को, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचआरसी। शरणार्थी नाम आ गया तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। आप अपना नाम से ही पता चल रहा है शरणार्थी के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ भी शरणार्थी है। अगला क्वेश्चन है, 1960 में बनाए गए राज्य, 1960 में कौन कौन से राज्यों की स्थापना की गई थी? तो ध्यान से देखोगे, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, या फिर पंजाब हरियाणा, महाराष्ट्र गुजरात, और राजस्थान गुजरात। तो आंसर होगा 1960 में बनाए गए राज्य थे महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 में इसको बनाया गया था। वहीं पर आप देखते हो तो उससे पहले ये बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, और दक्षिण हिस्सा को गुजरात बनाया गया, महाराष्ट्र बनाया गया, और उत्तरी हिस्से को गुजरात बनाया, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका अध्यक्ष होता कौन है? तो वो एक्स ऑफिशियो ऑप्शंस हैं, वित्त प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर गृह मंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है वो एक्स ऑफिशियो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत की वार्ता रणनीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो यूएन है यूनाइटेड नेशन, उसमें भारत का मुख्य जो वार्ता होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? ऑप्शन है सैन्य प्रभुत्व के बारे में भारत कभी भी नहीं सोचता है। आर्थिक पृथक्करण, देखो पृथक्करण की रणनीति भारत कभी नहीं करता। बहुपक्षीय सहयोग, इसका देखते हैं क्या हो सकता है। रणनीतिक आधिपत्य मतलब वर्चस्व की बात भारत कभी नहीं करता है, तो इसीलिए बहुपक्षीय सहयोग, कॉपरेशन की बात हमेशा से करता है। हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी दुनिया एक है, ऐसी बातें करते हैं, इसलिए बहुपक्षीय सहयोग यूएन में हमेशा से हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। भारतीय राजनीति में किसके शासन को एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली के रूप में जाना जाता है? तो ये आप सभी को अच्छे से याद होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चंस किया है 1952 से लेकर 1962 तक, मतलब 3 जनरल इलेक्शन, 52 वाला, 57 वाला और 62 वाला। इन तीनों जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने बहुत भारी मतों से विजय प्राप्त किया था, और इन तीनों को लीड कर रहे थे एलएन, जवाहरलाल नेहरू, JLN, तो वो थे आपके ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। दक्षिण पूर्व एशिया में राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने का लक्ष्य रखने वाला कौन सा क्षेत्रीय संगठन है? तो देखो दक्षिण पूर्व एशिया, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट। आप सभी जानते हैं कि आसियान जो है वो ऐसा संगठन है जो साउथ एशिया में काम कर रहा है, तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा आपका आसियान। SCO साउथ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें भारत भी हिस्सा है, ये अलग है। संघाई जो है, संघाई मतलब चाइना, वो दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन, वो यूरोप का हिस्सा है, यूरोपीय संघ, तो वो भी नहीं होगा। अफ्रीकी संघ अफ्रीका का हिस्सा है, तो वो भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें 16वें लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटें जीती थी? तो ऑप्शंस आपके पास है, ध्यान से देखोगे, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, या फिर लास्ट है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और झारखंड। तो देखो, झारखंड में उनको पूरी सीटें नहीं मिली थी, उत्तराखंड में मिली थी, मध्य प्रदेश में उनको सभी सीटें नहीं मिली थी, दिल्ली में सभी सीटें मिली थी उनको, दिल्ली में नहीं, दिल्ली में सभी सीटें, गुजरात में मिली थी सभी सीटें। ऑप्शन सी इज द राइट है, क्योंकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन चारों राज्यों में 16वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत, मतलब सभी सीटें इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बॉम्बे योजना किससे संबंधित था? ऑप्शन है आपके पास, कपास किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई पहल थी, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों द्वारा बनाई गई एक योजना थी, भारत की आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए बंबई में आयोजित सर्वदलीय बैठक के परिणाम थे, या फिर बॉम्बे को भारत के प्रशासनिक राजनीतिक बनाने की योजना। तो भाई देखो, उस समय भारत जो था उद्योगपतियों द्वारा बनाई गई एक योजना थी बॉम्बे प्लान, जिसमें भारत के अलग अलग हिस्सों में ये चाहते थे कि किस प्रकार से विकास किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमान, मतलब जैसे काल, पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, इस तरीके से हमें लगाना है। तो वो कौन कौन सा था, मैच कर सकते हो आप। पहले क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, या फिर पहले कारगिल युद्ध, या फिर भारतीय शांति रक्षक बल IPKF श्रीलंका गया, या फिर पर्ल हर्ब जो संयुक्त राज्य अमेरिका पर जापानी हमला। तो देखो, ये 1945 से पहले हुआ था। तो सिंपल सी बात है, डी इज ऑन द फर्स्ट प्लेस, डी जो है सबसे पहले हुआ है। और आप सभी जानते हैं कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उससे पहले क्यूबा मिसाइल हो चुका है। तो डी के आंसर में ये हो गया, डी के बाद ए आना चाहिए, उसके बाद सी, और उसके बाद कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध सबसे एंड में हुआ था। तो DACB यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पंचशील समझौता जानते हैं, जिसमें 5 चीजों के बारे में बात किया था भारत ने और चाइना ने, कि भाई हम इन चीजों पर, आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र की अखंडता को बरकरार रखेंगे। और ये सारी बातें की गई थी 1949, 62 या फिर 54, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो ईयर था 1954, जब इन्होंने हस्ताक्षर किया था। 29 अप्रैल, 29 अप्रैल का दिन था जिस दिन इन्होंने ये हस्ताक्षर किया था कि 5 चीजों पर, हम 5 सिद्धांतों पर काम करेंगे, एक दूसरे के जो भी क्षेत्रीय अखंडता है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, गैर दलीय सामाजिक संगठन किस प्रकार गैर सरकारी संगठनों NGO से भिन्न तरीके के नागरिक समाज में योगदान करते हैं? देखो, गैर दलीय जो NGO है वो किस तरह से काम करते हैं? जमीनी स्तर पर लामबंदी, या फिर कानूनी वकालत करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी देते हैं, या फिर अनुसंधान एवं विकास करते हैं। तो ये भाई जो NGO है वो जमीनी स्तर पर काम करता है, सभी जगह जा जाकर काम करता है, उनको लाभ पहुंचाता है, लोगों को जो जिसको जरूरत है इन चीजों की उस तक वो चीजें पहुंचाकर उनको लाभ पहुंचाने का काम करता है। तो इसीलिए आंसर ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 करेंगे और इन सब का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस का। और वहां निम्नलिखित देशों में किस में 2 दलीय व्यवस्था है? देखो, 2 दलीय, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, याद रखना। ऑप्शन है बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर रूस। चीन में भाई 1 पार्टी सिस्टम है, रूस में भी 1 पार्टी सिस्टम है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा कंट्री है जहां पे डेमोक्रेसी है और ओनली 2 पार्टी है, 2 पार्टी है वहां पर जो रूल करते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 काफी ज्यादा हो जाता है। और इसी तरीके से अगले वीडियो में मैं फिर से 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। आप सभी अपने दोस्तों तक ये चीजें शेयर कर दो, आप खुद भी इसको पूरा एंड तक देखा करो। और अभी अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो आई एम डैम श्योर कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो। आप अपने एग्जाम में, CUET में और आने वाले दिनों में आप कहीं भी जाओगे तो बहुत अच्छा करो। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो,
नोट्स रिवाइज कर लो, अगर ना हो तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लो। कम से कम एक बार आप सुने होते हो कान में, तो वहां पर आंसर करना ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में बहुत ईजी होता है। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसमें कुछ चार्ज नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, बस हमें मोटिवेशन मिल जाती है ताकि हम और अच्छे से काम कर पाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके मेरी उम्मीद को पूरी तरह से खड़े उतरोगे। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।